हेलो एवरीवन। स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था सेल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। उसमें हमने देखा था कि सेल के जो मेन बेसिक स्ट्रक्चर थे वो थे हमारे पास तीन। पहला था हमारे पास साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, बट हम इस वीडियो में उसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, दैट इज़ न्यूक्लियस। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस है उसको हम लोग कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। न्यूक्लियस सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रेजेंट कहाँ होता है। ये सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है और इसे हम लोग कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ऐसा हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेंटर में प्रेजेंट होता है और सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सभी को हमारे पास न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। तो इसको सबसे पहले हमारे पास डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। फिर उसके बाद आए हमारे पास फ्लेमिंग। इन्होंने क्या किया, जो न्यूक्लियस के अंदर का जितना भी मटेरियल होता है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये जो न्यूक्लियस के अंदर दिख रहा है आपको कलर्ड फॉर्म में, ये हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है। तो फ्लेमिंग ने क्या किया, इस मटेरियल को स्टेन किया जो नॉर्मल डाई होती है उसके साथ। तो उसके बाद जैसे ही उन्होंने डाई किया, फिर उन्होंने अगर ऑब्ज़र्व किया तो उन्होंने देखा कि ये जो जितना भी न्यूक्लियस के अंदर कंटेंट था इसने कलर अब्जॉर्ब कर लिया है। तो इसीलिए इन्होंने इसको नाम दे दिया था क्रोमेटिन। क्रोमा का वर्ड मीनिंग होता है हमारे पास कलर। तो इसी से इन्फ्लुएंस होके इन्होंने न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को नाम दे दिया था क्रोमेटिन। सो नेक्स्ट है अब हमारे पास न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को हम लोग कंट्रोल सेंटर बोलते हैं। वो मैंने अभी बताया आपको कि क्योंकि ये सेल के सेंटर में प्रेजेंट है और सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सभी को हमारे पास न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। और न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अगर हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखें तो इसके बाहर जो है वो सबसे पहले हमें आउटर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास इनर मेम्ब्रेन होती है और इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये अराउंड 10 to 50 नैनोमीटर होता है। और इनर और आउटर मेम्ब्रेन की फ्यूज़न से एक छोटा सा पोर बनता है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। और न्यूक्लियस के अंदर ही हमारे पास एक और स्फेरिकल शेप का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और जिस तरह से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, उस तरह से न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियर मैट्रिक्स या फिर बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में हमारे पास क्रोमेटिन का नेटवर्क, जिसमें हमारे पास डीएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और ये जो हमारे पास इसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है, इस आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसके बारे में अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम देखते हैं क्या लिखा है हमने इसमें। तो सबसे पहला है हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन का होता है, इनर और आउटर मेम्ब्रेन से सराउंड होता है। स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन इज़ पेरीन्यूक्लियर स्पेस। जो इन दोनों मेम्ब्रेन, इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होता है, उसे हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। उसके बाद आया फॉर्म अ बैरियर बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियर एनवेल्प है, ये साइटोप्लाज्म और जो हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म है, इन दोनों के बीच में एक बैरियर क्रिएट करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन इज़ कॉन्टिन्यूस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये अपने आप को एक्सटेंड कर लेती है और एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमारे पास जो है वो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि अभी हमने पहले डिस्कस किया पिछली स्लाइड में कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट थे। तो ये जो न्यूक्लियर पोर हैं, इनका काम होता है आरएनए को जो है वो ट्रांसपोर्ट करना, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में।
ये जो है वो न्यूक्लियर पोर इस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। साथ ही में ये प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। जो न्यूक्लियर प्रोटीन होती है उसे साइटोप्लाज्म में लेके जाते हैं, जो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन होती है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म में लेके जाते हैं। और अगर हम इसकी फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो जो न्यूक्लियर पोर हैं ये बनते हैं हमारे पास इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन की फ्यूज़न से, और इनकी फ्यूज़न से एक छोटा सा जो पोर है वो डेवलप होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ये था हमारे पास न्यूक्लियर पोर के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरह से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी एक जेली लाइक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ न्यूक्लियर मैट्रिक्स। इस न्यूक्लियर मैट्रिक्स में हमारे पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस तो हमने देखा था एक स्पेरिकल शेप का एक स्ट्रक्चर था जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता था। अब नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में आता है हमारे पास डीएनए। डीएनए जो है वो अपने आप को हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड जो है वो कॉइल करके रैप करके रखता है। तो जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, तो इसमें जो है वो हिस्टोन के अराउंड डीएनए ने अपने आप को रैप करके रखा है। उससे नेक्स्ट डायग्राम में हिस्टोन प्रोटीन जो है वो और ज़्यादा कंडेंस हो गई है और डीएनए और ज़्यादा कंडेंस हो गया है, तो ये और ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म है। उससे नेक्स्ट डायग्राम में और ज़्यादा कंडेंस हो गया है डीएनए। अब ये उसके बाद जो है वो नेक्स्ट लास्ट स्टेज है, ये कंडेंस्ड फॉर्म को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। इसमें डीएनए जो है वो बिल्कुल कंडेंस हो चुका होता है। ये था हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमोसोम। अभी हमने बोला पिछली स्लाइड में हमने देखा कि जो डीएनए था उसने अपने आप को हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप किया और एक कंडेंस्ड होके एक स्ट्रक्चर बनाया जिसे हमने बोला था क्रोमोसोम। अब यहाँ देखें तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो क्रोमोसोम है वो तब विजिबल होता है जब सेल डिवीज़न होने वाली होती है, ठीक है। और दूसरा इन्होंने बोला कि हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है क्रोमेटिन की। जैसे कि हमने इसमें देखा कि ये जो हमारे पास डीएनए है, ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है, इस फॉर्म को हम बोलेंगे क्रोमेटिन। लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर है लास्ट में, इसे हम बोलेंगे क्रोमोसोम। तो ये जो था वो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है क्रोमेटिन की। नेक्स्ट बोलते हैं कि अ ह्यूमन सेल कंटेन अबाउट 2 मीटर्स ऑफ डीएनए पैक्ड इनटू 46 क्रोमोसोम। इसमें बोला गया है कि एक ह्यूमन सेल में जो है वो हमारे पास टोटल 2 मीटर डीएनए प्रेजेंट होता है और वो 2 मीटर डीएनए जो है वो 46 क्रोमोसोम में पैक होके रहता है। अब ऐसा नहीं है कि एक क्रोमोसोम में हमारे पास जो है वो 2 मीटर डीएनए है, टोटल ही 2 मीटर डीएनए होता है और वो 2 मीटर डीएनए जो वो स्मॉल स्मॉल पोर्शन में क्रोमोसोम की फॉर्म में अलग अलग प्रेजेंट होता है। अब कुछ क्रोमोसोम का साइज़ बड़ा होता है, कुछ क्रोमोसोम का साइज़ छोटा होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्रोमोसोम के बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम के बीच में जो सेंटर में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो इन जो आर्म्स हैं इनको कनेक्ट करके रखता है, उसे हम बोलते हैं सेंट्रोमेयर। और ये जो आर्म्स हैं इन्हें हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। इस सेंट्रोमेयर के जो बाहर है एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं, जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर। सेंट्रोमेयर क्या करता है, हमारे पास स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करता है और काइनेटोकोर क्या करता है, इन स्पिंडल फाइबर्स को जो है वो होल्ड करके रखता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन सेंट्रोमेयर पोजीशन। सेंट्रोमेयर की पोजीशन के हिसाब से हमने क्रोमोसोम को जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला है हमारे पास मेटासेंट्रिक, नेक्स्ट है हमारे पास सब मेटासेंट्रिक एंड थर्ड वन इज़ एक्रोसेंट्रिक एंड लास्ट वन इज़ टीलोसेंट्रिक। अगर हम लोग मेटासेंट्रिक के बारे में बात करें तो इसमें जो सेंट्रोमेयर है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो दोनों आर्म्स हैं इसकी, जिसे हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं, वो दोनों इक्वल साइज़ की होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, जो सेंट्रोमेयर होता है वो सेंटर से थोड़ा सा अवे होता है,
स्लाइटली अवे होता है सेंटर से, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी एक साइड की आर्म जो है वो लंबी हो जाती हैं थोड़ी सी, और दूसरी साइड की आर्म जो है वो थोड़ी सी छोटी हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्रोसेंट्रिक सेंट्रोमियर। एक्रोसेंट्रिक सेंट्रोमियर में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर होता है वो सब मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है उससे भी थोड़ा सा अवे हो जाता है, मतलब टेलोमेयर की साइड को चला जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इसकी एक साइड की जो आर्म्स हैं वो थोड़ी सी बहुत लंबी हो जाती हैं, और दूसरी साइड की जो आर्म्स हैं वो बहुत छोटी हो जाती हैं। नाउ द लास्ट वन इज़ टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर होता है वो बिल्कुल टर्मिनल एंड पे पहुंच जाता है, उसे हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस में सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कंट्रोल्स ऑल सेलुलर एक्टिविटीज़। न्यूक्लियस जो है वो सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल सेंटर है हमारे पास सेल का, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी की सारी जो हैं वो न्यूक्लियस के कंट्रोल में होती हैं। और न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोर्स हेरिडिटरी मटेरियल। न्यूक्लियस जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल को स्टोर करके रखता है, जैसे कि डीएनए। नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलेट प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटीन सिंथेसिस परफॉर्म होती है। इसके बारे में हम जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब हम एलैबोरेट करेंगे, पढ़ेंगे कि किस तरह से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल्स सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। न्यूक्लियस जो है वो सेल की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को जो है वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है इट कंट्रोल्स सेल डिवीज़न ऑल्सो। न्यूक्लियस जो है वो सेल की डिवीज़न को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू द डॉटर सेल। न्यूक्लियस जो है जब सेल डिवाइड करता है तो सेल के डिवाइड होने के साथ साथ जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है उससे वो भी डिवाइड हो जाता है, वो डिवाइड होके आगे डॉटर सेल में ट्रांसमिट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर लेमिना। न्यूक्लियर लेमिना जो है ये हमारे पास इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्रोमेटिन के बीच का एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि सेल न्यूक्लियस के अंदर का जितना भी मटेरियल है उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, प्लस मेंटेन न्यूक्लियर शेप। तो ये था हमारे पास न्यूक्लियर लेमिना के बारे में। इसमें हम लोगों ने लिखा है कि प्रोटीन नेटवर्क बीनीथ द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये प्रोटीन का नेटवर्क है जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट है, दैट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड मेंटेन न्यूक्लियर शेप, जो कि हमारे पास मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है और न्यूक्लियस को एक शेप देता है। ये था हमारे पास न्यूक्लियर लेमिना के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियोसोम। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम जो है वो हमारे पास बेसिक यूनिट है क्रोमेटिन की। जिस तरह से हमारी बॉडी के छोटे से पोर्शन को हम लोग सेल बोल रहे हैं, जैसे कोई भी नॉन लिविंग चीज़ है, जैसे पेन ले लो आप, उसके स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम लोग एटम बोलते हैं, वैसे ही क्रोमेटिन के स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम लोग न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ये जो न्यूक्लियोसोम है ये बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या होता है, डीएनए जो है वो हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड जो वो रैप होता है। हिस्टोन ऑक्टामर इसलिए बोल रहे हैं, हिस्टोन एक प्रोटीन होती है जो कि 8 तरह की प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, इसीलिए हम इसको हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बोला बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग अपीयरेंस। न्यूक्लियोसोम की अगर हम अपीयरेंस के बारे में बात करें तो ये ऐसा लगता है जैसे एक माला में मोती पिरोए होते हैं, वैसे वैसे इसकी कुछ अपीयरेंस हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हेल्प इन डीएनए पैकेजिंग। देखो हमने अभी डिस्कस किया कि जो हमारा डीएनए था वो 2 मीटर लंबा होता है, तो उस 2 मीटर डीएनए को जो है वो ये पैक करके रखती है हमारे पास। तो ये था हमारे पास न्यूक्लियोसोम के बारे में। That's all for today's video. I hope you enjoyed it. If you have any question, feel to leave them in the comment below. Thank you for watching and see you in the next video.